हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पब्लिक कोचिंग सेंटर। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्रकाशीय खनिज, जिसको इंग्लिश में ऑप्टिकल मिनरलॉजी कहते हैं। ठीक है, तो इस टॉपिक को आज हम लोग बहुत ही आसान तरीके से पढ़ेंगे। और मैं आपको बता दूं कि थोड़ा तबीयत ख़राब होने के चलते 4 दिनों से वीडियो स्किप था, तो आज से हम लोग रेगुलर अपना करेंगे ये क्लियर। 3 से 4 चैप्टर ही बाकी है, जिसको हम लोग बहुत जल्द पूरा कर लेंगे। अभी तक रेगुलर इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और चलिए बढ़ते हैं अपने प्रश्न की ओर। तो इसमें देखिए सबसे पहले क्या बोला है, इंग्लिश वालों भी देख सकते हैं, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछ रहा है कि डिस्कस द फंडामेंटल्स ऑफ ऑप्टिकल मिनरलॉजी। ठीक है, तो खनिज के जो भी संरचनात्मक ये होता है, फंडामेंटल है, उस चीज़ के बारे में यहाँ पे हमको डिस्कस करना है। ठीक है ना, क्या करना है, प्रकाशीय खनिजिकी के जो भी है फंडामेंटल, उस चीज़ के बारे में हम लोग को यहाँ पे डिस्कस करना है। तो देखिए प्रश्न पढ़ते हैं एंड आंसर पढ़ते हैं, उसके समझ में आ जाएगा। लिखा है कि खनिजों के अध्ययन में उनके प्रकाशीय गुणों से बहुत सहायता मिलती है। किसी भी खनिज की विशेष परीक्षा इन्हीं गुणों के आधार पर सूक्ष्मदर्शी यंत्र द्वारा की जाती है। प्रकाश की किरण सीधी रेखा में चलती है, परंतु प्रकाश की किरण को जब ध्रुवित यानी कि पोलराइज कर दिया जाता है तो वह ध्रुव में चलती है, जिसे ध्रुवीय प्रकाश की किरण कहते हैं। प्रकाश की किरण को अगर ध्रुव में कर दिया जाए, ध्रुवित कर दिया जाए, तो उसे वह ध्रुव में चलने लगेगा, तो उसे ध्रुवीय प्रकाश किरण कहेंगे। इस क्रिया को ध्रुवन कहते हैं। ठीक है, तथा जिस धरातल पर यह होता है उसे ध्रुवन तल कहा जाता है। ओके, तो इतना समझ में आ गया। चलिए बढ़ते हैं आगे थोड़ा सा। ये देखिए इस टाइप से ये पूछा हुआ है, सामान्य प्रकाश का ये फिगर हो जाएगा फर्स्ट कंडीशन में ये, ठीक है ना, ये सब सामान्य प्रकाश का फिगर है। एंड ए में इसको बोल सकते हैं, ए में। और इसी को अगर बी में देखेंगे ध्रुवित प्रकाश, तो देखिए केंद्रित है एक जगह पर, तो 2 भागों में ये बट रहा है ना, 2 भागों में बट रहा है। तो जो ये वाला है यही है ध्रुवन, इसी को ध्रुवन कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे, जो कि लिखा है। हाँ, तो यहाँ पे लिखा है कि कोई भी किरण परावर्तन तथा अपवर्तन के पहले कम ध्रुवित होती है। ये बात आप 10th से ही पढ़ते आ रहे हैं। परंतु द्वि अपवर्तन यानी कि जब डबल रिफ्रैक्शन होगा के बाद पूर्णतया ध्रुवित हो जाती है। अन्य वस्तुओं की भांति खनिज परावर्तन तथा अपवर्तन की क्रिया दिखाते हैं। आइसोमेट्रिक समुदाय के क्रिस्टलों को छोड़कर अन्य समस्त समुदाय के खनिजों में द्वितीयक परावर्तन का गुण पाया जाता है। द्वितीयक परावर्तन में प्रकाश की किरण टूटकर 2 भागों में बट जाती है तथा इसमें से एक ध्रुवित तल के समलंब हो जाती है। दोनों किरणों का वेग अलग अलग होता है, अतः इसका अपवर्तनांक भी अलग अलग होता है। इन्हें साधारण तथा असाधारण किरण कहा जाता है। अतः जब प्रकाश की किरण द्वि अपवर्तक खनिज पर पड़ती है तो साधारण किरण अविचलित ही रहती है, परंतु असाधारण किरण अपने पथ से विचलित हो जाती है। कैल्साइट खनिज में यह क्रिया से स्पष्ट होता है। ठीक है ना, मतलब जो कैल्साइट खनिज होता है यह क्रिया पूरा उसमें स्पष्ट हो जाता है। ठीक है, इसलिए यदि किसी कागज़ पर कोई एक बिंदु लगाकर कैल्साइट का पारदर्शक क्रिस्टल रखा जाए तो 2 बिंदु दिखाई देगा हमको। ठीक है, इसमें से एक स्थिर रहेगा, जो 2 बिंदु दिखाई देगा उसमें से एक स्थिर रहेगा, परंतु दूसरा क्रिस्टल के घुमाने पर उसके साथ घूमता हुआ मतलब प्रतीत होगा, ऐसा हमें लगेगा। स्थिर बिंदु साधारण किरण के कारण होता है, परंतु अस्थिर बिंदु असाधारण किरण के कारण होता है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे साधारण किरण के साथ साधारण प्रतिबिंब, असाधारण के साथ असाधारण प्रतिबिंब, यही चीज़ है। फिगर को आप लोग याद कीजिए, उससे भी नहीं बनता है तो फिगर को रहने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको मैं छोटा कर देता हूँ, याद कर भी सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वहाँ पे सब्जेक्टिव में इतना लंबा तो लिखना नहीं होगा, मैं इसमें पूरे थ्योरी की बात कर दे रहा हूँ। ठीक है, अगला है प्रकाश की यह क्रिया खनिजों की आणविक रचना के कारण होती है। समदैशिक, जिसको आइसोमेट्रिक कहते हैं, समुदाय में खनिजों को यह रचना हर दिशा में एक ही होती है। मतलब जो समदैशिक होता है समुदाय के खनिज में, जो समदैशिक आइसोमेट्रिक खनिज है, इनमें सब में एक इसी प्रकार से दिशा पाया जाएगा। ठीक है, अतः उनमें से एक अधिक अपवर्तनांक पाए जाते हैं।
एक से अधिक उनमें अपवर्तनांक पाए जाते हैं। उसके बाद टेट्रागोनल तथा हेक्सागोनल समुदाय के खनिजों में ऐसी दो दिशा पाई जाती है, अतः इनमें दो अपवर्तनांक पाए जाते हैं। फिर अगला दिया है हमारे पास ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक तथा ट्राइक्लिनिक में 3 अपवर्तनांक पाए जाते हैं। ये सब याद रख सकते हैं। 3 अपवर्तनांक इनमें पाए जाते हैं, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक में 3 अपवर्तनांक पाए जाते हैं। इन खनिजों में अधिकतम तथा न्यूनतम अपवर्तनांक का अंतर अधिकतम द्वि अपवर्तनांक, ठीक है, कहा जाता है। टेट्रागोनल तथा हेक्सागोनल में यह डब्ल्यू ई और ई डब्ल्यू के बराबर होता है, ठीक है, मतलब उल्टा होता है। परंतु ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक तथा ट्राइक्लिनिक में 3 अपवर्तनांक 3 दिशाओं में XYZ होने के कारण इन्हें लैम्डा अल्फा होता है। जो खनिज एक अपवर्तनांक दर्शाते हैं उन्हें समदैशिक खनिज कहते हैं। और जो यहाँ पे दिया है, जो समदैशिक खनिज यानी कि आइसोट्रोपिक खनिज किसको बोलेंगे? जो एक अपवर्तनांक दिखाते हैं। विषमदैशिक खनिज कहा जाता है किनको? जितने बाकी हो गए, ठीक है ना, अन्य को क्या कहते हैं? विषमदैशिक खनिज कहते हैं, अनआइसोट्रोपिक कहते हैं। इन दिशा में कोई द्वितीयक परावर्तन न हो उसे खनिजों का प्रकाश अक्ष, ऑप्टिक्स एक्सिस कहा जाता है, ठीक है। खनिजों की सभी दिशाओं का प्रकाश अक्ष होता है, अतः इनको आइसोएक्सियल सम अक्षीय कहा जाता है। चतुष्कोणीय तथा षटकोणीय समुदाय में उदग्र अक्ष की दिशा में द्वि अपवर्तन नहीं होता, अतः इनमें एक प्रकाश अक्ष होता है, इसलिए इन्हें एक अक्षीय खनिज कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद जब साधारण किरण का वेग असाधारण किरण के वेग से अधिक होता है, यानी कि W से बड़ा क्या होता है? ई होता है, तो खनिज धनात्मक कहा जाता है, अन्यथा ऋणात्मक, ठीक है। ऑर्थोरोम्बिक और मोनोक्लिनिक तथा ट्राइक्लिनिक खनिजों में 2 प्रकाशीय अक्ष पाए जाते हैं, अतः इन्हें द्विअक्षीय खनिज कहा जाता है। इनमें 3 कंपन दिशा XYZ पाई जाती है तथा X तीव्र होती है और Z मंद होता है, अतः लैम्डा अपवर्तनांक अधिकतम होता है और अल्फा न्यून होता है। इनमें X तथा Y दिशा में बनने वाले तल को प्रकाश अक्षीय तल कहा जाता है। इस तल में जो Y दिशा है लंब पड़ जाती है, अतः इसे प्रकाश लंब कहते हैं। 2 प्रकाश अक्षों के बीच के कोण को प्रकाश अक्षीय कोण यानी कि 2V कहा जाता है तथा जो रेखा इसको विभक्त करती है उसे एक्यूट वाइसेट्रिक्स कहते हैं। द्विअक्षीय क्रिस्टल में न्यून द्विविभाजक में Z कंपन दिशा हो तो क्रिस्टल धनात्मक होगा। आपको इतना ज़्यादा नहीं पढ़ना है, जो ऊपर में था उसी को आप पढ़कर वो कंप्लीट कर सकते हैं। यदि न्यून द्विविभाजक में X कंपन दिशा हो तो क्रिस्टल क्या होगा? ऋणात्मक होगा, ठीक है। इस प्रकार से आगे है कि बहुवर्णकता या प्लियोक्रोइज्म, यह जो है वह गुण है जिससे खनिजों में आक्रासित स्थिति में प्रकाश की दिशा बदलने पर रंग भी परिवर्तन हो जाता है। साधारण प्रकाश किरणों में यह क्रिया नहीं पाई जाती है क्योंकि किरण सब अवस्था में एक सी रहती है, इसलिए आइसोमेट्रिक समुदाय वाले खनिज बहुवर्णक नहीं होते हैं। एक अक्षीय खनिज 2 रंग दर्शाते हैं, इन्हें द्विवर्णता या डाइक्रोइज्म कहा जाता है। द्विअक्ष वाले खनिज अधिक रंग दर्शाते हैं, यह गुण शिला निर्माणकारी खनिजों का प्रमुख गुण माना जाता है। उसके बाद अगला है श्वेत रंग के कई रंगों में परिवर्तन होने की क्रिया को वर्ण तो विक्षेपण कहते हैं। ये तो आपको भी पता है कि जो ये सवाल पूछ सकता है आपको कि वर्ण विक्षेपण क्या है, वर्ण विक्षेपण क्या है। तो जो सूर्य का रोशनी जो हमें मिलता है श्वेत रंग, वो अगर उसको कई रंगों में परिवर्तित कर दें तो उसे क्या बोलेंगे? वर्ण विक्षेपण। यह क्रिया एक अक्षीय तथा द्विअक्षीय खनिजों में विशेष प्रकार से पाई जाती है। द्विअक्षीय खनिजों में इसके कारण अक्ष दिशा परिवर्तित हो जाती है, जिसे द्विविभाजक का परावर्तन कहते हैं, ठीक है। अगला सवाल है कि ध्रुवन सूक्ष्मदर्शी पर नोट लिखें, ठीक है। ध्रुवन सूक्ष्मदर्शी पर नोट लिखना है आपको। इसमें देखिए बहुत ही आसान है कि प्रकाशीय गुणों का अध्ययन ध्रुवन सूक्ष्मदर्शी की सहायता से किया जाता है, अतः यह जानना आवश्यक है कि उनमें ध्रुवता आदि कैसे होती है। प्रायः खनिज कैल्साइट को इसके लिए प्रयुक्त किया जाता है। क्या किया जाता है अध्ययन में? कैल्साइट का प्रयोग किया जाता है। इसका अपवर्तनांक 1.66 तथा 1.49 है। पारदर्शक कैल्साइट का क्रिस्टल लेते हैं, इसे 2 भागों में विभक्त करते हैं तथा बीच में कनाडा वाल्सम लगाकर उसे जोड़ देते हैं।
जिसे प्रिज्म बन जाए। कनाडा वाल्सम में साधारण किरण पूर्ण परावर्तित हो जाती है तथा असाधारण किरण आगे निकलती है। इसी प्रिज्म का सूक्ष्मदर्शी में प्रयोग किया जाता है। इसमें दो समान प्रिज्म जो निकाल प्रिज्म कहे जाते हैं वो उन्हीं को लगाया जाता है, एक ऊपर तथा उनके एक नीचे। नीचे वाले प्रिज्म को ध्रुवक और ऊपर वाले प्रिज्म को विश्लेषक कहते हैं, जिसको एनालाइजर कहते हैं। ठीक है, उसके बाद दोनों को कंपन एक दूसरे के लंबवत रखे जाते हैं। सूक्ष्मदर्शी यंत्र के विभिन्न भाग चित्र में प्रदर्शित है। चित्र देखिए यहाँ पे है विभिन्न भाग, ठीक है ना। एक सूक्ष्मदर्शी का जो भी भाग है यहाँ 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 ये सब भाग हैं, लेकिन ये प्रिज्म का है, वो सूक्ष्मदर्शी का यहाँ पे है। ठीक है, तो वही सब है। आगे फिर लिखा है यहाँ पे कि खनिजों के प्रकाशीय अध्ययन के लिए खनिजों का पतला यानी कि 0.003 सेंटीमीटर सेक्शन बनाया जाता है। यह दो प्रकार का अध्ययन किया जाता है। नंबर 1 ध्रुवीय प्रकाश, जो कि केवल ध्रुवक का प्रयोग करके इसको होगा। उसी में है रंग, आकार, विदलन, ध्रुवीकरण, प्लियोक्रोइज्म जिसको बहुवर्णता कहते हैं, तथा अपवर्तनांक। नंबर 2 पे है ध्रुवीय प्रकाश, जिसको क्रॉस निकाल स्थिति में। उसका नंबर 1 में है समदैशिकता या विषमदैशिकता, व्यतिकरण वर्ण, यमलन, विलोपन कोण, प्रकाशीय चिन्ह। ठीक है, यहाँ पे हमें बोलने में काफ़ी सारा परेशानी हो रहा है, बिकॉज अभी तक तबीयत उतना अच्छा से ठीक हुआ नहीं है। ठीक है, तो इसको इग्नोर कीजिएगा। एंड आपको पीडीएफ को हम प्रोवाइड करा रहे हैं और एंड इसको केवल बोल दे रहे हैं क्योंकि उतना समझाने में ज़्यादा बोलना पड़ सकता है। ठीक है, उसके बाद देखिए लिखा है साधारण प्रकाश में रंग तथा आकार पहचाना जाता है तथा इन खनिजों में उपस्थित अंतरावेश भी पहचाने जाते हैं। खनिजों में पाई जाने वाली विदलन रेखाएं भी आसानी से देखी जा सकती है। यह विदलन एक दिशा में अथवा अनेक दिशा में हो सकता है। अब देखिए अपवर्तनांक के बारे में यहाँ पे लिखा है कि अपवर्तनांक भी ज्ञात किया जाता है। स्पष्टता खनिज और कनाडा वाल्सम के अपवर्तनांकों के अंतर पर निर्भर करती है। अगर खनिज की सीमा पूर्णतः स्पष्ट हो और तीव्र हो तो यह तीव्र रिलीफ, जिसको स्पष्टता कहते हैं, वाला कहा जाता है। क्या बोलेंगे? अगर उसकी पहचान हम लोग अच्छी तरीके से कर सकते हैं तो उसे तीव्र रिलीफ वाला कहा जाता है, और कम तीव्र हो तो उसे न्यून रिलीफ कहा जाएगा। अपवर्तनांक के लिए बेके परीक्षण किया जाता है। जब यंत्र की नली को ऊपर उठाया जाए तो चमकदार रेखा अधिक अपवर्तनांक वाले खनिज की ओर खिसक जाती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए यही है, इसमें सेम टू सेम अपवर्तन वाला है कि जैसे कोई एक सतह होता है दोनों तरफ, कोई को सीधा करेंगे तो इसको डायरेक्ट ऐसे देखेंगे तो नहीं दिखेगा, कोई ऐसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा, या तो फिर ऐसा दिखेगा, ऐसे करके ऐसे भी दिख सकता है, ऐसे। तो यहाँ पे सेम टू सेम अपवर्तन वाला हमको यहाँ पे है। ठीक है, उसके बाद अगर यंत्र नीचे किया जाए तो चमकदार रेखा विपरीत दिशा में खिसकती दिखाई पड़ती है। इस स्थिति में रंग का अध्ययन किया जाता है। यदि इस स्थिति में सेक्शन खनिज से बहुत अधिक बहुवर्णीय वृत्ताकार धब्बे दिखाई दे तो इन्हें बहुवर्णीय प्रभामंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुवर्णीय प्रभामंडल कहते हैं। ये प्रभामंडल परमाणविक खनिजों के बदलने से उत्पन्न होते हैं। जब यंत्र में दो प्रिज्म एक दूसरे के समकोणीय हो तो उस अवस्था को क्रॉस की अवस्था कहते हैं। इस अवस्था में एकदम काला या भूरा दिखाई पड़ता है, यह एनालाइजर के कारण होता है। यदि इस अवस्था में किसी विषमदैशिक खनिज का सेक्शन रखा जाए तो स्थिति भिन्न होती है। जब इसके प्रकाश की दिशा ध्रुवक तथा निध्रुवक से मिल जाती है तब अंधेरा बना रहता है। इस अवस्था को विलोपन की अवस्था कहते हैं। यह अवस्था मंच को 360 डिग्री, यह अवस्था जो है, जो मंच है उसको 360 डिग्री घुमाएंगे तो 4 बार आ जाएगी। मंच को घुमाने में कुछ रंग दिखाई पड़ेगा जो दो विलोपन अवस्थाओं के बीच सर्वाधिक होता है। इसे व्यतिकरण वर्ण या इंटरफेरेंस रंग कहा जाता है। इसे द्विअपवर्तन रंग भी कहते हैं। अगला है यमलन। इस स्थिति में आसानी से देखी जाती है क्योंकि युग्म एक साथ विलोपन में नहीं आते, इसलिए दोनों के बीच विभाजक रेखा बन जाती है। ठीक है, प्लेजियोक्लेज खनिज उत्तम लेमिनर यमलन दर्शाता है। ये देखिए ये फिगर बन जाएगा। ठीक है, तो ये फिगर आप लोग का नहीं बनाना है एग्जाम हॉल में। उसके बाद थोड़ा सा बचा हुआ है। ठीक है, 2 पैराग्राफ और होगा, बहुत ही सिंपल। उसमें आगे की किसी क्रिस्टलीय दिशा
और विलोपन स्थिति के बीच के कोण को विलोपन कोण या हक्स-टिंक्सिन कोण कहते हैं। विलोपन की स्थिति कंपन दिशा का प्रतीक है, अतः यथार्थतः विलोपन कोण किसी क्रिस्टलीय दिशा और कंपन दिशा के बीच का कोण होता है। यह क्रिस्टलीय दिशा खनिज के क्रिस्टल सीमा, विदलन अनुरेख अथवा अन्य कोई क्रिस्टलीय रेखा हो सकती है। उसके बाद क्रॉस निकाल स्थिति में प्रकाश की अभिसारी स्थिति में विषमदैशिक खनिजों का निरीक्षण करने पर काली और रंगीन पट्टियों की बनी आकृतियाँ दिखाई पड़ती है। यह व्यतिकरण आकृति कहलाती है। ये दो प्रकार की है, सबसे पहला एक अक्षीय है और दूसरा द्विअक्षीय है। इनमें सभी आकृति का स्वभाव खनिज के काट पर निर्भर करता है और इन आकृतियों की सहायता से खनिजों की ऋणात्मकता और धनात्मकता की तथा प्रकाश अक्षीय कोण ज्ञात किया जा सकता है। यह इस प्रकार की खनिजों को अभिधारण के लिए उपयोगी ये होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका लेक्चर ये ख़त्म होता है और ये प्रकाशीय खनिज इतना में ही है। इसको आप एक काम कीजिएगा, एक बार फिर से आप इस वीडियो को आगे पीछे कर करके आप इसे लिख सकते हैं एंड इसका PDF हम देने के लिए रेडी हैं। इसके लिए आप हमें इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। इस नंबर पे तुरंत आपको PDF हम प्रोवाइड करा देते हैं। ठीक है, क्योंकि उतने अच्छे से तो बोले नहीं हैं तो समझने में प्रॉब्लम हुआ होगा, मुझे पता है। ठीक है, इस पे ऑल द बेस्ट।